हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसे कि हम लोगों ने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। 3 टॉपिक आई थिंक 3 चैप्टर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लिया, यस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिया। अब मेरे को जो लगता है जो ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है या ज़्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है, ये आपका क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, तो इस स्टैटिस्टिक्स में हालांकि जैसे ही लोग सांख्यिकी का वर्ड आता है या सांख्यिकी चैप्टर का नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है क्या, मीन, मीडियन एंड मोड। हालांकि ये स्टार्टिंग पार्ट है ऑफ स्टैटिस्टिक्स का। दीज आर द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, बट इसके आगे स्टैटिस्टिक्स एक बहुत वास्ट चीज़ है। लेकिन फिलहाल अभी आप लोगों को क्या पढ़ना है, मीन, मीडियन एंड मोड। अब मीन, मीडियन, मोड में बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन तो नहीं देंगे, बट आई वांट टू गिव अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ताकि क्लास का थोड़ा मतलब सिनेरियो आपको समझ में आए, माहौल बन जाए कि आपको चीज़ें जो पढ़नी है वो क्या है, किस वे में है। ठीक है, जैसे जब हम बात करते हैं मीन की, पहला टॉपिक आपका क्या है, मीन। मीन मतलब होता है, मीन को अगर हिंदी में कहें तो माध्य, और इंग्लिश में इसका और नाम होता है, एक होता है एवरेज। जैसे आपने सुना होगा कि बच्चे अक्सर बोलते, जैसे कभी आपको कोई पूछे, क्योंकि अपने मुंह से लोग अपनी तारीफ अक्सर कम करते हैं, या किसी अच्छे बच्चे से आप पूछोगे ना कि इस क्लास में ना अच्छे बच्चों का नाम बताओ, तो वो अपना नाम ज़्यादातर लेने से अवॉइड करता है। और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड ही है, बहुत घमंडी टाइप के लोग हैं तो वो अपना नाम ज़रूर लेंगे कि यस आई एम द बेस्ट इन द क्लास। बट स्टिल कुछ आपने देखा होगा कि आपके क्लास में 3 कैटेगरी बन जाती। एक ये कि जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, जिनको चैप्टर की शुरुआत होते ही उन्हें बहुत विटी हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जवाब देना शुरू कर देते हैं, सवालों के जवाब उनको आ रहे होते। एक होता है एवरेज, कुछ होते हैं एक्स्ट्रा टैलेंटेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, कुछ होते हैं एवरेज, और कुछ होते हैं जिनको 3-4 बार पढ़ाने के बाद भी थोड़ा कम समझ में आता है। ठीक है, तो जब भी हम देखते हैं कि हमारी क्लास में सबसे ज़्यादा किस तरह के बच्चे निकल के आते हैं, तो एवरेज। तो क्या है ये एवरेज, व्हाट इज एवरेज? अगर हम मीन की बात करें तो मीन का सिनोनिम्स मतलब कि उसका पर्यायवाची क्या कहलाता है, एवरेज। एवरेज का मतलब होता है कुछ बीच की वैल्यू। बीच की वैल्यू दैट मीन्स ना तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ना तो बहुत ही कम, मतलब बीच में। जैसे हम बोलते हैं ना कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो एवरेज रहा, हम बोलते हैं ना एवरेज रहा। या आपने एवरेज का मतलब इतना समझिए कि ना बहुत ज़्यादा हाई, ना बहुत ज़्यादा लो, एक एवरेज वैल्यू। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें एक एवरेज वैल्यू पता चलती है। चलिए बताते हैं सैंपल क्या होता है। जैसे कि हम मीन को एज अ सैंपल भी ले सकते हैं, या 2 चीज़ों से आपको इस एग्जांपल को, मीन थोड़ा मुझे समझाना इसलिए लग रहा है ज़रूरी, क्योंकि मीन को ना बच्चे बस समझते हैं कि ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर, ये ऑब्जर्वेशन ही है। जी नहीं, ये तो जस्ट फॉर्मूला है उसको निकालने का, लेकिन इसका जो मेन मोटो है ना सॉल्व करने का, वो हम पढ़ेंगे। मीन का 2 एग्जाम्पल मुझे लगता है ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एक होता है क्लास का परसेंटेज, और दूसरा है ब्लड सैंपल। ब्लड सैंपल और ब्लड सैंपल, डीएनए सैंपल, बहुत सारा सैंपल इसमें आप देख सकते हैं। चलिए अब जैसे हम बात करते हैं कि ब्लड सैंपल पे, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, आपको कंटिन्यूअसली फीवर आ रहा होता है या कफ हो रहा होता है, तो डॉक्टर कहता है कि यस आई एम राइटिंग 1 टेस्ट एंड यू गो इन द डायग्नोस्टिक सेंटर एंड मेक योर टेस्ट एंड देन शो मी योर रिपोर्ट। तो मैं उसका डायग्नोसिस आगे करूँगा। तो अब आप क्या करते हो, आप जाते हो डायग्नोस्टिक सेंटर में, आपका निकालता है वो ब्लड। अब ब्लड निकाल के वो क्लैरिफाई देता है कि आपके बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो कौन सी डिजीज लेकर सर्कुलेट कर रहा है, जिससे आपकी बॉडी को क्या पहुंच जाएगा, हार्म। अब देखिए क्या अब देखिए ब्लड क्यों ले रहा है, क्योंकि जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है ना, वो सारे ही ब्लड में सेम कंजम्पशन होगा या सेम कंपोजिशन होगा। अगर हम यहाँ का ब्लड निकालें तो भी उसमें वही डिजीज पाया जाएगा। अगर हम यहाँ का ब्लड निकालें, पैरों से निकाल लें, पूरी बॉडी में कहीं से भी आप अगर ब्लड सैंपल लेते हो तो सेम ब्लड का रिपोर्ट आएगा। इसका मतलब कि हमारी बॉडी में कितने लीटर खून होगा, 5 to 6 लीटर होगा। इट डिपेंड्स ऑन द वेट एंड वेरी टू वेट, मतलब आपके वेट के हिसाब से ये क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, तो सपोज दैट कोई 50 किलो का पर्सन है, 50 kg का है, तो उसकी
बॉडी में 4 से 5 लीटर का खून होगा, ब्लड होगा। अब 4-5 लीटर खून का सैंपल तो नहीं निकालेगा ना। अगर आपके पास आपकी बॉडी में कोई वाकई में कोई डिजीज हो गई है और आप जाते हो सैंपल देने के लिए, तो क्या कहेगा, आपका 5 लीटर खून निकाल लेंगे। 5 लीटर खून निकाल के आपका देखेगा कि कौन सी बीमारी, तब तो बीमारी निकालने की कोई जरूरत ही नहीं, आप तो ऐसे ही चल बस हो गए, ठीक है। तो मतलब वहां पे हमने क्या लगाया, एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट लगाया गया। कहाँ, साइंस के फील्ड में क्या किया गया, एक छोटा सा थोड़ा सा 1-2 ml 3 ml का ब्लड निकाला गया और उसको भेज दिया गया कहाँ, सैंपल स्पेस जहाँ पे कलेक्ट होते हैं, वहाँ पे उसके डायग्नोस्टिक किए गए कि किस तरह के डिजीज इसमें फैल रहे हैं। तो वहाँ से क्या होता है, रिपोर्ट। दैट मीन्स कि इतने से ब्लड से आपकी पूरी बॉडी के ब्लड की इंफॉर्मेशन मिल गई। इसका मतलब कि हमने क्या लगा दिया, मीन का फॉर्मूला या मीन का कॉन्सेप्ट। मतलब कि अगर बहुत बड़ी जनसंख्या में से हम थोड़ी सी जनसंख्या के बारे में निकाल लें, अगर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लें, तो हम पूरी जनसंख्या के बारे में अपनी एनालिसिस को बता सकते हैं। लाइक कि अगर मैं किसी, सपोज दैट आई एम अ इंस्पेक्शन ऑफ एनी स्कूल, मैं किसी स्कूल की इंस्पेक्शन करने, मैं किसी स्कूल की इंस्पेक्टर हूँ और मुझे इंस्पेक्शन करना है, मुझे देखना है कि इस स्कूल में क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या सही है क्या गलत है। सपोज दैट कि मुझे एक क्लास में जाना पड़ा और वो क्लास 9th की थी, ठीक है। वहां एक टीचर मैथ्स पढ़ा रही थी, सपोज दैट मैथ्स पढ़ा रही थी। मैंने पूछा कि क्या इस क्लास के बच्चों का मैथ्स का परसेंटेज क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि मैम यही कुछ 70 to 80%। अब उन्होंने क्या बताया, 70 to 80, उन्होंने एक कोई वैल्यू नहीं बताई। उन्होंने ये बोला कि 70% से लेके 80% तक के बच्चे इस क्लास में हैं। तो मुझे लगा कि वाह, ये तो अच्छा है, 70 से 80 है, दैट मीन्स कि अच्छा खासा चल रहा है बच्चों का लेवल, ठीक है। तो अब ये 70 से 80 जो बताने का एक रेंज में जो उन्होंने वैल्यू बताई ना, इसका क्या मतलब है कि उन्होंने एक एवरेज वैल्यू दी है। हो सकता है कि कुछ बच्चों का परसेंटेज 70 हो, कुछ का 71 हो, 72 हो, 73 हो, और कुछ का 80 भी हो, 81 भी हो, 82 भी हो सकता है, 85 तक भी हो सकता है, और इधर भी 69 पे भी थोड़ा सा वेरी कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर किसी ने कहा कि 70 से 80% वाले बच्चे इस क्लास में बैठे हैं, तो हम अगर देख रहे हैं, मुझे अगर मुझे मैथ्स की नॉलेज है और मैं मैथ्स की इंस्पेक्शन के लिए गई हूँ और मुझे किसी ने बताया कि इस क्लास में 70 से 80% वाले बच्चे बैठे हैं, तो मुझे यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा कि ओ, इस क्लास को किसी भी रिमीडियल की जरूरत नहीं, क्योंकि 70 से 80% वाले बच्चे तो अच्छे खासे एवरेज पर हैं। और अगर कोई चीज एवरेज पर है तो उसको बहुत ज्यादा डायग्नोस्टिक और रिमीडियल देने की जरूरत नहीं होती, वो तो नॉर्मल क्लास, ऑर्डिनरी क्लास में ही चीजों को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहने का ये मतलब रहा कि अब क्या करता, अगर हम टीचर से ये पूछते कि इस क्लास में कितने प्रतिशत वाले बच्चे बैठे, तो टीचर ऐसे बोलती ये 70 पाया है, ये 72 पाता है, ये 69 पाता है, वो इतना पाता है। वो क्या 70 स्टूडेंट का वो मुझे मार्क्स बताती, परसेंटेज बताती? नहीं। यहाँ पे क्या जरूरत है, मैथ्स की जरूरत है। अगर हम 70 से 80 बच्चों को प्रतिशत बताएंगे तो इंस्पेक्टर जो हमारी क्लास में आया है उसे ना तो इतना वक्त है सुनने का, और ना हम इतना याद कर सकते हैं अपनी मेमोरी में कि किसका कितना है। तो वहाँ पे एवरेज की बात आती है, हम बताते हैं कि इतना एवरेज हो सकता है या इतना एवरेज है। आई थिंक कि मैंने ये जो समझाया, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एवरेज या माध्य या मीन कहने का क्या मतलब होता है। मीन इज जस्ट लाइक अ सैंपल वैल्यू, कि आपका क्या सैंपल है। जैसे कि कोई कंपनी है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, तो क्या वो अपने पूरे कंपनी का प्रोडक्ट लाके आपके सामने रख देती है? नहीं, वो कुछ सैंपल लेके आती है, उससे आप एनालिसिस कर लेते हो कि यस, अगर इस कंपनी का एक प्रोडक्ट अच्छा है या 2-4 अच्छे हैं, तो जाहिर है कि इस कंपनी में बनने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट इसी क्वालिटी से मैच खाते होंगे। तो मीन, यहाँ पे मीन का जो कॉन्सेप्ट है और स्टैटिस्टिक्स है क्या, एक गणना है, एक कैलकुलेशन है, एक एनालिसिस है कि जब आप अपनी लाइफ में, और सबसे मेन बात ये कि मैथ्स हमारे चारों तरफ है, साइंस हमारे चारों तरफ है। ये जरूरी है कि हम देखते कैसे, हमारा विजुअलाइजेशन कैसा है, या हम किसी चीज को किस वे में लेते हैं, किस तरह देखते हैं। अगर आप अभी जैसे होली का त्यौहार का टाइम चल रहा है, आप जाते हो मार्केट में, तो आपके दिमाग में ये भी हो सकता है, बहुत सारी बातें आ सकती है कलर से रिलेटेड। क्या अगर आप साइंस से जोड़ना चाहते हो तो उसको साइंस से जोड़ लो कि रेनबो के
कलर तो कुछ ऐसे होते हैं, सबसे अच्छा वेवलेंथ किसका होता है या सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, सबसे अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में सब्जेक्ट्स को रिलेट करना सीख जाएंगे ना, देन योर मतलब कि आपके लिए स्टडी जस्ट लाइक एंजॉय लाइक अ होली एंड दिवाली एंड ईद। तो मुझे लगता है कि आपको विजुअलाइजेशन से पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। अगर चाहें तो उससे भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जा सकती है, बट अब आते हैं मुद्दे पर, ठीक है। तो ये रहा मैंने, और डीएनए आप जानते हो डीएनए टेस्ट होता है ना, किसी आप किसकी स्पीसीज हैं ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, डीएनए टेस्ट। और डीएनए होता कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। डाइबोस न्यूक्लिक एसिड ऐसे करते बोलते हैं ना, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डाइन्यूक्लिक एसिड, है ना। तो ये जो डाइन्यूक्लिक एसिड है कहाँ होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर। और हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है। और हर मिलियंस ऑफ सेल्स के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, बहुत सारे उसके पार्ट्स होते हैं ना, जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसी तरह एक सेल के भी ऑर्गन्स होते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है हैंड, फेस, शोल्डर, ये लेग्स, और ये सारा जो ऑर्गन्स है ना हमारा, इसी तरह हमारे सेल्स के भी ऑर्गन्स होते हैं। तो हमारी बॉडी बहुत, अगर इतना सा भी हटा दे, उठा के ऐसे अगर दिखाए तो ये टिश्यू है, टिश्यू के अंदर मैक्सिमम मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। और हर सेल्स के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। मतलब कि अगर हमें किसी के जानना है कि इसका फादर कौन है या ये किस घर की या किसकी स्पीसीज है, तो हम डीएनए टेस्ट करते हैं। और अब डीएनए टेस्ट क्या पूरी बॉडी का चमड़ा निकाल के करेंगे? नहीं, हम डीएनए टेस्ट हर उस जगह से कर सकते हैं। ब्लड में भी डीएनए, क्योंकि ब्लड भी हमारा एक टिश्यू है, और स्किन भी हमारा एक टिश्यू है, इसमें भी सेल होते हैं। तो हर एक जगह से वो टेस्ट किया जा सकता है, और थोड़ा सा सैंपल लेके वो आपकी पूरी बॉडी के पूरी बॉडी का इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। तो डीएनए इज जस्ट लाइक अ व्हाट, जेनेटिकल इंफॉर्मेशन, जो कि हम टेस्ट के थ्रू बता सकते हैं कि इनका फादर कौन है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग मेन मुद्दे पर। तो मेन मुद्दा आपका ये है कि हम लोगों को मीन निकालना कैसे है। अब देखिए, मीन के कई सारे प्रोसेस होते हैं फाइंड करने के, ठीक है। एक तो सिंपल मीन आपको दे देता है कि जैसे अगर बोल देगा कि 3, 4, 5, 6, 7 इसका माध्य बताइए, तो सम ऑफ क्या होता है फॉर्मूला मीन का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ दी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जितने नंबर हैं सभी का सम। हम कह सकते हैं कि सारे संख्याओं का योग बटे नंबर, क्या कहते हैं इसको, संख्या, ठीक है। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन 3 + 4 + 5 + 6 + 7 एंड अपॉन में व्हाट 1 2 3 4 5, इसको ऐड करेंगे 4 3 7 5 12 6 18 8 7 15 25 बटे 5, दैट मीन्स कि 50 25 5, मतलब आपका मीन कितना आ गया 5। मतलब कि अगर कोई ये जो वैल्यू है ना, आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू 5 से थोड़ी सी कम है और ये वैल्यू 5 से थोड़ी सी ज्यादा है। मतलब मीन हमारा एक ऐसा वैल्यू निकल के, जरूरी नहीं मिड वैल्यू होगी, ये इसमें आ रही है, ठीक है। हम इसको रटेंगे नहीं कि बीच वाली वैल्यू मीन बन जाती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये बहुत सारा और नंबर होता तो कुछ 5 से कुछ हटकर कुछ और आ जाता, ठीक है। तो इसका मतलब कहने का है कि जो हमारा मीन आता है ना, वो एक ऐसा सैंपल आता है जो सारे डेटा के बारे में बता सकता है, ठीक है। जो उसमें दिया गया सारा डेटा इंफॉर्मेशन में दे दे, ऐसे चीजों को, जैसे मैंने बताया डीएनए में अगर हमने यहाँ का स्किन निकाल के डीएनए टेस्ट कर दिया, हेयर से डीएनए टेस्ट कर दिया, तो ये क्या होगा, पूरी बॉडी में मेरे जो डीएनए में जो चीजें हैं वो सारा कुछ बता देगा। मतलब यहाँ का डीएनए वही इंफॉर्मेशन देगा जो यहाँ का डीएनए देगा, यहाँ का डीएनए वही इंफॉर्मेशन देगा जो लेग्स का देगा, लेग्स के डीएनए में होगा। इसका मतलब कि जो मीन होता है वो पूरी बॉडी का इंफॉर्मेशन दे देगा। अगर डीएनए की बात करें, कोई भी ऑब्जर्वेशन है, मीन एक ऐसी वैल्यू है जो पूरे के बारे में आपको बता देगी कि यस इस क्लास में इस तरह के बच्चे हैं, या यस ये इनकी औलाद है, या यस ये इस तरह की स्पीसीज है। समझ में आई बात? तो अब हम देखते हैं कि मीन का सेकंड फॉर्म। मीन एक सेकंड फॉर्म में भी आता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी में आता है, जैसे कि मान लीजिए